हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमने जो है वेक्टर वाला स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन हम केवल दो ही प्लेन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। हालांकि तीनों प्लेन में होता है एक्स वाई एंड जेड। तीनों एक्सिस के अंतर्गत जो है वेक्टर को डिनोट किया जाता है, लेकिन हम अभी केवल दो एक्सिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विद ओरिजिन ओ। हमने कंसिडर कर लिया है कि एक मोशन हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस प्लेन में हो रही है, एक्स वाई प्लेन में हो रही है विद ओरिजिन, ओरिजिन के साथ में। ओरिजिन का मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। देखिए पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ओरिजिन का होना कंपलसरी है, क्योंकि हम जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करेंगे, या हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फाइंड आउट करना होगा तो भी हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, लेट एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट जो है ओ पर थी और टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पर पहुंच जाती है। टाइम कितना लिया है उसने, स्मॉल टी। इफ वी ड्रॉ एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ एंड हेड एट पॉइंट ए। अगर हम जो है इसकी जो पहली पोजीशन है ये है और टी टाइम के बाद जो पोजीशन ये ए है, अगर हम यहाँ एक एरो ड्रॉ करते हैं तो ओ जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यानी टेल को, और ए जो है इसके हेड को बताता है। देन OA वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ओरिजिन O पर है और टाइम t के बाद, टाइम 2 सेकंड के बाद, टाइम 5 सेकंड के बाद वो पोजीशन B पर पहुंच जाती है, तो ये जो होगा, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करेगा OB वेक्टर, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी टाइम है। तो वही बात यहां पर है, पहले ऑब्जेक्ट ओ पर थी, टी टाइम के बाद में वो ए पर पहुंच गई, तो ये जो OA वेक्टर हुआ ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है किसकी, ऑब्जेक्ट की, किस टाइम पर, टाइम टी पर। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है OA वेक्टर, ये प्रोवाइड कर रहा है दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी दो इंपॉर्टेंट जो है कंडीशंस बता रहा है। कौन, पोजीशन वेक्टर, OA वेक्टर। अब वो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए। पहली है पोजीशन वेक्टर टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ये पोजीशन वेक्टर जो है उस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उसको बता रहा है। कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बता रहा है, या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। दूसरा बता रहा है पोजीशन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर जो हमेशा लिया जाता है, मैंने शुरू में भी बताया था, वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। अगर हम उसका वेक्टर भी बनाएंगे और उसको पोजीशन वेक्टर में अगर हम लिखते हैं तो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं आपको जनरली वैसे ही बता दूं, चलिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल देकर बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट दिया हुआ है, वो XYZ प्लेन में दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 3 5। तो जब भी मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो वो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, यानी वो OA वेक्टर होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, 2i कैप होगा प्लस 3j कैप होगा प्लस 5k कैप होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 2 है ये एज्यूम किया जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये y के और ये z के, क्योंकि ये 3D फिगर है,
3D पॉइंट है, तो ये हो जाएगा, इसको एक्स वाले कोऑर्डिनेट को आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई वाला है तो उसे जे से और जेड वाला है तो उसे के से। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होगा तो वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसको लिखा जाएगा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k। तो ये है यहाँ पर, इसमें सेकंड कंडीशन में ये लिखा है पोजीशन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही ये उसकी पोजीशन की डायरेक्शन बताता है और वो लिखा ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले तो हमने टाइम t में o से a पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की। अब यहां ले लिया लेट एट टाइम t डैश द ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट b, देन ob वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t डैश। यानी पहले वाली में इसने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लिया, अब दूसरी कंडीशन फिर हमने एज्यूम कर ली है और उसमें ऑब्जेक्ट o से b पर पहुंच रही है और इसमें टाइम क्या ले रही है, t डैश। तो ये जो ob वेक्टर होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा, किसका, ऑब्जेक्ट का होगा, किस टाइम पर होगा, t डैश टाइम पर, जो भी टाइम उसने लिया है। इसमें किस टाइम पर था, t पर था। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये टाइम t पर पोजीशन वेक्टर है o वेक्टर, ये टाइम t डैश पर पोजीशन वेक्टर है o b वेक्टर। तो ये a b वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि पहली कंडीशन में वो यहां तक पहुंची, दूसरी में यहां तक पहुंच गई, तो ये इतना डिस्प्लेस जो हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट जो आया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी उसकी पोजीशन जो है a से b पर डिस्प्लेस हो गई है। तो यहां लिख भी दिया, हेयर ए बी वेक्टर इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t डैश माइनस t। यानी यहां से यहां तक टाइम कितना लिया है, t टाइम लिया है। यहां लिख दिया मैंने आफ्टर टाइम t और यहां आफ्टर टाइम t डैश। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब फाइनल में इसकी डेफिनेशन बता दी, इसने क्या बताई है, सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड, मतलब इट्स पोजीशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है किसी टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन कितनी और किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, कितनी और किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से बता देता हूं। चलिए, यहां पर लिख लिया मैंने, लेट द कोऑर्डिनेट्स, देखिए हमने दो पॉइंट ले रखे ए और बी, तो हमने यहां एज्यूम कर लिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। हमने एज्यूम कर लिए, क्या कर लिए है, ए के तो ले लिए है एक्स वाई, बी के ले लिए हमने एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर। अब थोड़ा ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर मैंने नाम दिया ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर क्या होगा, अब ओ ए वेक्टर क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको कहा जाता है आई कैप, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहा जाता है।
अगर आपने इसके पोजीशन वेक्टर सॉरी कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए हैं और इसके एक्स डैश वाई डैश लिए हैं तो इसके कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक ओरिजिन के 0 0 हो जाएंगे। तो अगर हम ओए वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लिखेगा। ठीक है, अगर हमें लिखना है ओबी का पोजीशन वेक्टर, ओबी वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा ए बी वेक्टर, यहां पर लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर एट बी माइनस पोजीशन वेक्टर एट ए। अब क्या होगा, ओबी का ओबी की वैल्यू बताइए, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सोल्व करोगे तो आएगा एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप, ये हो गया पोजीशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर हमने चूंकि दो ही एक्सिस की बात करी है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, अगर हम तीन एक्सिस की भी बात करें तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप पॉइंट कोऑर्डिनेट बना सकते हो, एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और ओरिजिन हो जाएगा 0 0 0। और अगर यहां सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और सोल्व करके आ जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड के कैप। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया है कि ए के जो पॉइंट दे रखे हैं वो दिए हैं 2 3 4, ठीक है, एंड बी के जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो दे दिए आपको -1 0 1, ये गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ओ ए वेक्टर बताइए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर बताइए, और आपसे हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया जाए। तो देखिए कैसे निकालते, सीधी सी बात है, ओ ए वेक्टर क्या बना यहाँ पर, ये बन गया 2 आई कैप माइनस 3 प्लस जे 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो गया ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर निकालें तो क्या आएगा, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस प्लस के कैप, ये आ गया। क्लियर है। अब अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना, तो मैं आपको फिर बता देता हूं, ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के माइनस कर दीजिए, यानी ओ बी माइनस ओ ए। अगर मान लीजिए आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है, ध्यान देना, पी क्यू वेक्टर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, यानी लास्ट वाले पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए और पहले वाले को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, लास्ट वाले में से पहले वाला आप जो है क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बस ये इसका फंडा है याद रखने का, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 2i माइनस आई कितने हो गए, 3i कैप हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से माइनस किया तो प्लस 3j कैप हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस 3k कैप आ गया। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला बताया था, जो आई कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, इसका करिए, इसका स्क्वायर करिए और इनको सोल्व करिए। 3 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3√3 जो है इसका क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड हो गया है। तो एक मैंने आपको ये इसमें एग्जांपल बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, रियल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, √2 हो गया, -3 हो गया, -6 हो गया, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, देखिए हमने एक वेक्टर ले लिया है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर एक वेक्टर ए ले लिया है आपने, उसको आपने एक रियल नंबर n से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उससे एक दूसरा वेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो वेक्टर क्या होगा, उसका n टाइम्स हो जाएगा, यानी n ए वेक्टर। यहाँ वेक्टर a था, जब आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई की रियल नंबर से तो n टाइम्स हो गया। अगर 2 से करोगे आप तो 2a वेक्टर, 5 से करोगे तो 5a वेक्टर, -7 से करोगे तो -7a वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम ऑफ ए गिवन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। जितने से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 2 से कर रहे हो तो 2 टाइम्स, 3 से कर रहे हो तो 3 टाइम्स। इट्स डायरेक्शन इज द सेम और अपोजिट, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। ऐसा मैंने एक एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया। मान लीजिए ए वेक्टर ये है, अगर आपने इसको n से मल्टीप्लाई किया है तो ये वेक्टर भी बढ़ गया है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। डायरेक्शन इसकी वही भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव नंबर से कर रहे हैं या पॉजिटिव से। अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर आप निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये जो है किसी वेक्टर के किसी रियल नंबर से या स्केलर से भी कह सकते हैं, स्केलर नंबर से भी आप जो है मल्टीप्लाई करें तो ऐसा हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। थैंक यू।